किसी ने सही कहा है कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात में पढ़ो और सुबह को सफा है। ना मानो आप करके देख लेना। अगर आप किसी टॉपिक को समझ गए हो तो 2 या 3 दिन बाद उस टॉपिक को आप भूल जाओगे, लेकिन वही टॉपिक अगर आप बार बार रिपीट करोगे तो 100% श्योर कि वो आपके माइंड में फंस जाएगा। तो केमिस्ट्री मांगती है रिवीजन। केमिस्ट्री का ये तरीका है, तो टॉपिक को पढ़ो, समझो, फिर उसको रिपीट करो और रिपीट करते रहो जब तक आपके पेपर ना हो जाए। अगर आप किसी भी चीज़ को 21 बार यानी कि 21 बार आप पढ़ लेते हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में पूरी तरह से फंस जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत रसायन चैप्टर 2 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, विद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल। आई होप कि ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और आज करते हैं सेल का फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं हेडिंग विद्युत अपघटनी सेल। क्या टॉपिक है हमारा? विद्युत अपघटनी सेल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार। पेपर में जो क्वेश्चन पूछता है आपसे वो पूछता है विद्युत अपघटनी सेल क्या है। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? सेल क्या है? ठीक है भाई, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि दीजिए, इसकी क्रियाविधि दीजिए। पूरा पढ़ने वाले हैं आज, सेल कुछ नहीं छोड़ेंगे सेल में। ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि दीजिए। ठीक है यार सर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ध्यान से देखना जरा। क्या टॉपिक है हमारा? डाल देता हूं मैं हेडिंग विद्युत अपघटनी सेल। ध्यान से देखना, विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, देखो जरा रियलिटी में होती क्या चीज है। क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। घबराना मत, देखेगा यार टॉपिक बड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि टॉपिक बड़े ही अच्छे लगते हैं। ठीक है नहीं, तो विद्युत अपघटनी सेल पे थोड़ा ध्यान देना। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो, आपके पास मोबाइल फोन होगा, जब उसकी बैटरी चार्ज करते हो तो लिया भैया चार्जर और प्लग लगाया और बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। बैटरी के भीतर कौन सी ऊर्जा होती है? आप कहोगे यार रासायनिक ऊर्जा होती है। आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बैटरी के भीतर जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा ही होती है। पर बैटरी चार्ज किससे होती है भाई? विद्युत ऊर्जा से होती है। अगर आपने चार्जर बैटरी को कनेक्ट नहीं करा है तो बैटरी आपकी चार्ज होने वाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। क्या ये छोटी सी परिभाषा आपको याद नहीं होगी कि क्या होता है विद्युत अपघटनी सेल? एक ऐसा सेल होता है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। बस चार्जर का प्लग लगा देना है, चार्जर को लगा देना, चार्जर की पिन लगा देनी है अपने मोबाइल फोन में और आपकी बैटरी चार्ज यानी कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होना शुरू हो जाएगी। वही होता है विद्युत अपघटनी सेल। तो ये क्या है मेरे पास भाई? ये क्या है? यह एक ऐसी युक्ति है, मैं लिखने वाला हूं, यह एक ऐसा सेल है, यह एक ऐसा सेल है, यह एक ऐसा सेल है। ठीक है, यह एक ऐसा सेल है जो किसको? विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, ठीक है भाई, जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, काय में? रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है सर, ऊर्जा में बदलता है। कितनी इजी परिभाषा है, बदलता है। ठीक है नहीं, यह एक ऐसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अब अगर देना चाहो तो शॉर्ट में लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा चेंज टू रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है यार। ये टॉपिक तो बड़ा इजी है, समझ में आ भी रहे हो आप लोगों के यार। विद्युत ऊर्जा चेंज टू रासायनिक ऊर्जा, ध्यान देना, बस ये लिखो इस लाइन को, विद्युत ऊर्जा चेंज टू रासायनिक ऊर्जा। ठीक है भाई, विद्युत ऊर्जा चेंज टू रासायनिक ऊर्जा, बस विद्युत अपघटनी सेल खल्लास बिल्कुल। अब पढ़ते हैं इसकी कार्यविधि। तो ये क्या है? यह एक ऐसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इसका जो एनोड होता है वो प्लस होता है, कैथोड क्या होता है? माइनस होता है। जो एनोड पे क्या, अच्छा ये बताओ, बैटरी देखी है आपने, एक लाल वाला होता है, एक काला वाला होता है, और एक यार एनोड होता है, एक कैथोड होता है। लाल वाले को एनोड कहते हैं, काले वाले को क्या बोलते हैं? हम कैथोड कहते हैं। अब जिस पे एनोड होता है, जिस पे लाल होता है, उस पर साइन होता है प्लस का, और जिस पे काला होता है, जिस पे काला सिंबल होता है, वो साइन होता है तुम्हारे पास माइनस का, यानी कि प्लस वाला एनोड होता है और माइनस वाला क्या होता है? कैथोड होता है। बैटरी पे घर जाके ध्यान से देखना आप, ठीक है नहीं, बैटरी को घर जाके एक बार ध्यान से देख लेना, प्लस माइनस के सिंबल मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, तो इसका जो एनोड होता है वो प्लस होता है, कैथोड क्या होता है? माइनस होता है, कोई चेंज नहीं होते, सेम टू सेम ऐसे रहता। ठीक है, यानी कि एनोड क्या होता है मेरे पास बेटे? एनोड होता है, एनोड धन ध्रुव होता है इसका। ठीक है, एनोड पे प्लस होता है, धन ध्रुव यानी कि प्लस होता है, तथा कैथोड क्या होता है? ऋण ध्रुव। ठीक है, कैथोड ऋण ध्रुव, कैथोड ऋण ध्रुव यानी कि माइनस होता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट एकदम, माइनस होता है। तो एनोड पे प्लस होता है, कैथोड पे माइनस होता है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो तो प्लस पे प्लस लगाओगे, माइनस पे माइनस लगाओगे,
कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। एनोड प्लस कैथोड माइनस, ये ऑलरेडी होते ही होता, ठीक है नहीं। अब पढ़ लेते हैं इसकी कार्यविधि। यार कार्यविधि बड़ी इजी है इसकी यार, बस कार्यविधि बता दो, कार्यविधि बहुत इजी होने वाली है इसकी, ठीक है भाई। आपने पढ़ रखा, देखो चलो मैं पहले चित्र बनाऊं। अगर आपने चित्र बना लिया तो सिंपल सी बात है, आप थ्योरी लिख भी सकते हो अपने आप इसकी, ठीक है। देखो चित्र बनाने के लिए हमें सबसे पहले भैया एक बनाना पड़ेगा। देखो मैं सिंपल सी बात है, मैं बैटरी से लेके चलूँगा इस चीज़ को, बैटरी से मैं लेके चलूँगा। तो बैटरी का जो बाहर का खोल होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, जिसको बोलते हो आप विद्युत अपघटनी टैंक। क्या बोलते हैं इसको हम? विद्युत अपघटनी टैंक है ये वाला, ठीक है। ये ध्यान देना लाइन पे जरा, ये मेरे पास, ठीक है बेटे। तो ये मेरे पास क्या है? विद्युत अपघटनी टैंक होता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है। लाइन बाय लाइन लिखेंगे हम। इसमें क्या होता है? इसमें एक क्या होता है? एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है। लाइन बाय लाइन लिखो, विद्युत अपघटनी टैंक होता है, ठीक है। इसमें एक विद्युत अपघटनी टैंक होता है, ठीक है सर, विद्युत अपघटनी टैंक होता है। पर ये बना काय का होता है? यार प्लास्टिक का बना होता है या कांच का बना होता है, या तो ये प्लास्टिक का बना होगा या फिर कांच का बना होगा। अधिकांश तो भैया ये प्लास्टिक का ही होता है, ठीक है नहीं। इसके बाद क्या करने वाले हैं? ठीक है सर, एक हमने विद्युत अपघटनी टैंक ले लिया, इसका नाम लिख दो। लो साहब हमने नाम लिख दिया विद्युत अपघटनी टैंक, विद्युत अपघटनी टैंक, हमने इसका नाम लिख दिया विद्युत अपघटनी टैंक, कोई दिक्कत ना है, ठीक है सर। मजा आ रहा पढ़ने में, बहुत बढ़िया। देखो फिर अब भाई टैंक तो ले लिया, अब इस बैटरी के अंदर पानी होता है, उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। बैटरी के अंदर पानी होता है, पानी डालते हो, जब बैटरी का पानी डाउन हो जाता है, यानी कि बैटरी का पानी कम हो जाता है, तो भरा बाल्टी से पानी और डाल दिया, ठीक है। वो जो पानी होता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। ध्यान देना क्या होता है? इसके अंदर जो भरा होता है ये वाला, ये सब क्या भरा होता है? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। देखना लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या भरा हुआ है भाई? विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन, विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन। अब सर ये विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन तो हैगा, लेकिन ये विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो आयनों में टूट जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित करो, आयनों में टूट गया, विद्युत अपघट्य कहलाता है। जैसे नमक NaCl हो गया, HCl हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जो आयनों में टूट जाते हैं वो सब क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य होते हैं। जबकि यूरिया, ग्लूकोज, चीनी, ये सब विद्युत अनपघट्य होते हैं, क्योंकि इनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य का मैंने क्या लिया है? जलीय विलयन लिया है, ठीक है भाई। तो जिसमें अपघटनी टैंक होता है, जिसमें विद्युत अपघट्य का, काय में, जिसमें विद्युत अपघट्य का, ठीक है भाई, विद्युत अपघट्य का, ठीक है सर, जिसमें विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन भरा होता है, जलीय विलयन भरा होता है, भरा होता है। ये कोई मैं अपने पास ही लिखवा रहा हूँ, ये सब मुझे चित्र लिखवा रहा है, और आपको भी चित्र लिखवाएगा, बस बोर्ड पे फोकस रखे रहो, ठीक है नहीं। तो देखो हो गया कंप्लीट इतना। अब भैया देखो, इस विलयन में धातु की 2 छड़ें डूबी होती हैं। डुबा दो, जबरदस्ती डुबा दो, ना भी डूबा भी हो तो। लो डुबा दिया मैंने, देखो एक छड़ मैंने ये डुबाई है, ठीक है भाई। यार इतने इजी टॉपिक आप समझ नहीं पा रहे हो भाई, और क्या समझोगे यार। और ले भैया मैंने एक छड़ ये डुबा दी है, ठीक है, हो गया। 2 छड़ डुबा दिया मैंने। तो विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धातु की 2 छड़ें डूबी होती हैं, यानी कि इस विलयन में, काय में, इस विलयन में, ठीक है, इस विलयन में धातु की 2 छड़ें डूबी होती हैं, धातु की 2 छड़ें डूबी होती हैं, ठीक है भाई, 2 छड़ें डूबी होती हैं। इनके नाम होते हैं इलेक्ट्रोड। क्या नाम होते हैं इनके? इलेक्ट्रोड, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या बोलता हूँ? जिन्हें मैं इलेक्ट्रोड कहता हूँ, ठीक है भाई, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया? जिन्हें हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। बहुत लंबी कहानी है, ध्यान देना, ठीक है भाई। जिनको मैंने इलेक्ट्रोड बोल दिया, ये रहा मेरे पास एक इलेक्ट्रोड, और ये रहा मेरे पास दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। काय में डूबे हैं? काय में डूबे हैं ये विलयन में डूबे हुए हैं, है ना। अब देखो, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हो, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरिया के जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हो, ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हो उसे हम क्या बोलते हैं? एनोड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं। तो
तो भैया ये रहा मेरे पास एनोड, इस पर साइन होगा प्लस का। ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस वाला होता है बड़ा, माइनस होता है छोटा, तो जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं। ध्यान देना, जिस इलेक्ट्रोड को, किसको, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है, धन सिरे से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। तो भैया ये आ गया मेरे पास कैथोड, ये एनोड हो गया, ये वाला मेरे पास क्या हो गया, कैथोड हो गया। ध्यान देना है, क्या हो गया मेरे पास, कैथोड, और साइन हो गया मेरे पास काय का, माइनस का। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं। कितनी ईजी लैंग्वेज है, मैं यहाँ लिख दे जाऊँ, कहते हैं, और भैया फिर लिख दे रहा हूँ उसके बाद में, जिस इलेक्ट्रोड को, किसको, जिस इलेक्ट्रोड को, ठीक है, बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। बहुत बढ़िया लैंग्वेज, उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के धन सिरे जोड़ा जाता है उसे एनोड कहते हैं, और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा जाता है उसे कैथोड कहते हैं। टॉपिक बड़ा है पर हार्ड नहीं है, टॉपिक बड़ा है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है नहीं। चलो इसके बाद देखो जरा से करके, अब बात आती है विद्युत धारा प्रवाहित करने की। ठोक दो विद्युत धारा इसके अंदर, डाल दें। अब जैसे भैया विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो जो ये भाई साहब होंगे हमारे विद्युत अपभट्टे, ये तुरंत क्या होंगे, आयनों में टूट जाएंगे। मतलब यही होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करो और विद्युत अपभट्टे आयनों में टूट जाता है। सपोज करो हमारे पास ये विद्युत अपभट्टे, नमक ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, नमक ले लिया। अब जब ये नमक भाई सबको तोड़ोगे आयनों में, ध्यान देना, इस नमक को तोड़ोगे आयनों में तो Na पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और Cl पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, Na पे प्लस आएगा और Cl पे क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपभट्टे आयनों में टूट जाता है। मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत अपभट्टे आयनों में वियोजित हो जाता है। डिसोसिएशन बोलते हैं इसको, वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपभट्टे आयनों में वियोजित हो जाता है। हो गया वियोजित, किस फॉर्म में, Na प्लस और Cl माइनस आयन। ठीक है, मैं इसको हटा के ना यहाँ लिख रहा हूँ, NaCl चेंज टू Na पे क्या होगा, प्लस, और Cl पे क्या जाएगा बेटे मेरे पास, माइनस। अब मुझे ये बताओ कि Na प्लस किधर जाएगा और Cl माइनस आयन किधर जाएगा। ध्यान देना, मैंने जब विद्युत धारा प्रवाहित करी तो विद्युत अपभट्टे आयनों में टूट गया। मान लो मेरे पास विद्युत अपभट्टे नमक है, ये Na प्लस में टूटा और Cl माइनस आयन में टूटा। अब मुझे ये बताओ Na प्लस किधर जाएगा, इधर या इधर। फंस गए अब तो तुम लोग। अब बताओ जरा किधर जाएगा, ये इधर या इधर भेजूं, किधर भेज दूं, मैं भेजूंगा इसको इधर, किधर की ओर, कैथोड की ओर भेजूंगा। अब यार मैं कैथोड की ओर क्यों भेजूंगा, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा कि प्लस माइनस को आकर्षित करता है और माइनस जो है प्लस को आकर्षित करता है। लेकिन अधिकांश बच्चों का आंसर पता है क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि यार जो प्लस होता है वो इधर को जाता है और माइनस जो होता है वो इधर को जाता है। ठीक है, तो ऐसा कभी होता नहीं है, प्लस हमेशा माइनस को खींचता है, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, ये आप भी जानते हो। ठीक है नहीं, तो जो मेरे पास प्लस होता है वो जाएगा माइनस की ओर को, और जो मेरे पास माइनस होगा वो जाएगा तुम्हारे पास प्लस की ओर को। कहने का मतलब ये है कि भाई ये प्लस जो होता है वो निकल पड़ता है, ठीक है, कैथोड की ओर को, और जो माइनस होता है वो निकल पड़ता है, ध्यान देना जरा, वो निकल पड़ता है हमारा एनोड की ओर को। ठीक है, तो बेटे ये क्या हुआ, इस हिसाब से ये क्या है, ये है धनायन। ठीक है सर, ये धनायन है, और ये वाला क्या है, ये है ऋणायन। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ऋणायन। तो धनायन हो गया मेरे पास, ऋणायन आ गया। तो मैंने बोला है कि प्रवाहित करने पर विद्युत अपभट्टे आयनों में वियोजित होता है, यानी कि एनोड माइनस को खींचेगा और जो कैथोड है वो खींचेगा हमारा प्लस वाले को। तो करने पर विद्युत अपभट्टे आयनों में वियोजित हो जाता है। अब उत्पन्न ऋणायन जो होते हैं, ध्यान देना, उत्पन्न
ऋणायन, ठीक है, उत्पन्न ऋणायन एनोड की ओर, उत्पन्न ऋणायन एनोड की ओर तथा उत्पन्न धनायन, उत्पन्न धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं, कैथोड की ओर क्या करते हैं, की ओर गति करते हैं। कितनी इजी लैंग्वेज है यार, गति करते हैं। बताओ यार क्या है इस टॉपिक में, 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 है भाई। उत्पन्न ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं और उत्पन्न धनायन जो होते हैं भाई साहब हमारे कैथोड की ओर गति करते हैं। अब पता होना चाहिए आपको कि ऋणायन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं। तो इसके पास बेटे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब जब भैया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होगा, कुड़कुड़ाता रहेगा, कहेगा भैया ये फालतू इलेक्ट्रॉन बड़ा यार, ये दे देता हूँ किसी को। तो जैसे ये एनोड पे पहुँचता तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता, यानी कि एनोड पर होता ऑक्सीकरण, एनोड पर Cl- आयन पहुँचकर अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है इस फॉर्म में। कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, ऐसा करके Cl- है ये मेरे पास, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, निकाल दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन इन तार के सहारे 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 कहाँ पहुँचता है, कैथोड पे पहुँचता है। कैथोड पे ये प्लस पड़ा है, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। ये है मेरे पास धनायन, धनायन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये इलेक्ट्रॉन की तलाश में है कि यार आजा 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 आजा, तो वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से। अब जैसे ही भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन आया तुरंत धनायन क्या है, चिपक जाता, यानी कि धनायन जो होता है Na+, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। अब देखो +-0 तो मेरे पास बन गया Na, मेरे पास क्या बन गया, Na। तो कैथोड पे जो ऋणायन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, वो एनोड पर जो ऋणायन होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैथोड पर धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और उदासीन कण में चेंज हो जाता है। दोनों के दोनों कैसे हुए, उदासीन हो गए। समझ में आया, यानी कि एनोड पे जो ऋणायन है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैथोड पे धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये उदासीन कणों में चेंज हो जाता है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। मैं यहाँ यही लाइन लिखने वाला हूँ कि उत्पन्न जो धनायन होता है वो कैथोड की ओर गति करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बताते हैं उत्पन्न ऋणायन एनोड की ओर तथा उत्पन्न धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, बिल्कुल बात रियल है कि उत्पन्न ऋणायन एनोड की ओर तथा उत्पन्न धनायन कैथोड की ओर गति करते हैं। ऋणायन, ध्यान देना बेटे, ऋणायन एनोड पर पहुंचकर, ऋणायन एनोड पर पहुंचकर, ठीक है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा धनायन जो होता है कैथोड पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बहुत बढ़िया भाई, ग्रहण करता है, ठीक है भाई, ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्रियाविधि पूरी हो गई। बस अब एक चीज़ और रह गई है एनोड पर, जरा ध्यान देना बेटे। मैं अगर बात करूं एनोड पर, तो एनोड की अगर मैं बात करता हूं तो ज़रा मुझे बताओ एनोड पर क्या होने वाला है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एनोड पर जो मेरे पास ये Cl- आयन होगा वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। ये इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया इलेक्ट्रॉन बाहर, और ये खुद Cl+Cl चेंज टू Cl2 फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। ध्यान देना, यानी कि Cl- आयन एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और फिर Cl+Cl चेंज टू Cl2, क्योंकि क्लोरीन की प्रकृति यही होती है कि ये हमेशा क्या करता है, क्लोरीन की प्रकृति ये होती है कि Cl+Cl मिलकर Cl2 अणु की फॉर्म में प्रकृति में पाया जाता है, यानी कि प्रकृति में Cl2 की फॉर्म में क्लोरीन पाया जाता है। इसलिए मैंने Cl+Cl जोड़कर Cl2 किया है ना। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं कैथोड पे क्या होने वाला है। कैथोड पे क्या होने वाला है भाई, कैथोड पे क्या होने वाला, जरा मुझे बताओ। कैथोड पे धमाकेदार एंट्री होने वाली है किसकी, सोडियम की। किसकी एंट्री होने वाली है, सोडियम आयन की। तो कैथोड की बात करें हम लोग तो कैथोड पे करते हैं एंट्री किसकी, कैथोड पर आता है हमारा सोडियम। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब जे वाला इलेक्ट्रॉन जे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और भैया बना देगा सोडियम। क्या बना देगा,
सोडियम, बना दिया सोडियम इसने। आप सोडियम Na प्लस NH चेंज टू Na2 मत कर दियो, क्योंकि सोडियम की क्वालिटी यही होती है कि सोडियम हमेशा Na फॉर्म में पाया जाता, ठीक है, प्रकृति में सोडियम Na फॉर्म में पाया जाता। तो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या बन गया मेरे पास Na, तो ये भी उदासीन हो गया हमारा, और ये भी मेरे पास कैसा हो गया, उदासीन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एनोड पर क्या मिला बेटे, एनोड पर मिला मुझे Cl2, और कैथोड पे मिला मुझे, क्या मिला मुझे कैथोड पर, बताना ज़रा थोड़ी देर, सोडियम प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है। खैर तुम्हें हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मुझे तो भैया ये एनोड पे Cl2 मिल गया और कैथोड पे मुझे सोडियम प्राप्त हो गया। कंप्लीट कार्यविधि भी हमारी इसकी पूरी हो गई। अब भैया विद्युत अपघटनी सेल को लेके बड़ा विवाद हुआ, और इस विवाद में एंट्री मारी फैराडे ने। किसने मारी एंट्री? फैराडे ने। फैराडे आ गए। अब फैराडे का कहने का मतलब ये था कि भाई अगर मुझे कम समय में, बहुत कम समय में इस एनोड पे अधिक Cl2 और इस कैथोड पे अधिक Na प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे एनोड पे अधिक मात्रा में Cl2 प्राप्त करना है, कैथोड पे अधिक मात्रा में Na प्राप्त करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सब बताया फैराडे ने। बताओ जरा क्या करना पड़ेगा, ताकि यह अधिक से अधिक यानी कम समय में अधिक से अधिक हमें पदार्थ मिल सके। और जमाना भी चल रहा है कि भाई कम समय हो और अधिक से अधिक हमें लाभ हो, अधिक से अधिक हमारा हमें बेनिफिट हो। हर कोई ये सोच रहा है आजकल, और ये भी यही सोचते हैं, फैराडे ने भी ये सोचा कि भाई अगर मुझे अधिक मात्रा में एनोड पे Cl2 चाहिए और अधिक मात्रा में मुझे कैथोड पे Na चाहिए, वो भी बहुत कम समय में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? विद्युत धारा को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया आपने, विद्युत धारा को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि बढ़ाओ विद्युत धारा को। जितना विद्युत आवेश बढ़ाओगे उतना ज़्यादा पदार्थ हमारा इलेक्ट्रोड पे जमा होगा। यह है फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या है ये फैराडे का फर्स्ट लॉ? तो मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो चलो इसको। और क्वेश्चन ये है कि विद्युत अपघटन संबंधी, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, पक्का फंसेगा पेपर में ये 2024 में होने वाले एग्जाम में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, रख लेना ठीक से। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम लिखिए, ठीक है भाई, फैराडे के नियम लिखिए, ये मेरे पास क्वेश्चन है। सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यार विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। यार मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यार। तो मैं डालने वाला हूं हेडिंग इसका आंसर में, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, ठीक है। इसका आंसर में डाल दिया मैंने हेडिंग, विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम, फैराडे के नियम। बहुत बढ़िया। कितने नियम होते हैं बेटे, बता सकता है कितने नियम होते हैं? विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। बोला नहीं मैंने कि आज सेल करते हैं फुल इन फाइनल, बिल्कुल खत्म कर देंगे आज सेल, ठीक है। नहीं कोई सेल बचेगा नहीं, पूरा सेल करेंगे इस वीडियो में कवर। तो विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम क्या होते हैं जरा मुझे बताओ। तो पहला नियम तो यही होता है कि भाई विद्युत धारा की मात्रा बढ़ाओ तो पदार्थ पर अधिक, मतलब इलेक्ट्रोड पर अधिक पदार्थ जमा हो जाएगा, है ना। तो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर, तो 2 नियम होते हैं। कौन से नियम होते हैं बेटे? 2 नियम होते हैं। 2 नियम कौन कौन से होते हैं? 2 नियम होते हैं फैराडे के, ठीक है। पहला नियम होता है प्रथम नियम, डाल देता हूँ मैं हेडिंग, चलो ठीक है भाई, प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या लिखने वाले हो आप? प्रथम नियम लिखने वाले हो आप किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थ की मात्रा, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा, वह एक ही होती है यार। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, पर कहाँ? किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में। यानी कि इस नियम के अनुसार, बड़ा इजी नियम है यार, इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, ध्यान देना, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ध्यान देना बेटे, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ध्यान देना जरा। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। प्रवाहित आवेश के कैसी होती है बेटे? समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। सिंपल सी बात है, जितना आवेश प्रवाहित करोगे, जितनी विद्युत धारा प्रवाहित करोगे इलेक्ट्रोड पर, पदार्थ उतना अधिक जमा होगा।
ठीक है, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ क्या होगा उतना अधिक जमा होगा। ये तो सिंपल सी बात है यार, ये तो समझ गए होगे यार, हैं। चलो ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी विद्युत भट्टे के जलीय विलयन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के कैसी होती है, समानुपाती होती है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ भाई W बराबर W समानुपाती Q, W समानुपाती Q। अब Q क्या है, ये W क्या, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा। और भाई ये Q क्या है, ये कैपिटल Q। ले भैया ये क्या है मेरे पास, प्रवाहित आवेश है, ये क्या Q, आवेश है। ठीक है, तो दोनों समानुपाती हैं। जितना आवेश बढ़ाओगे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ उतना ज़्यादा जमा होगा, जितना आवेश कम करोगे इलेक्ट्रोड पर पदार्थ उतना कम जमा होगा। अब जैसे ही मैं समानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ तो मेरे पास आता है एक कांस्टेंट ZQ। क्या था मेरे पास, एक कांस्टेंट ZQ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लियो, जहाँ Z क्या है, एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और फ्राडे ने इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की भी परिभाषा दी है, वही मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट शायद मेरे ख्याल से ले लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूँ। ठीक है भाई, तो अब मेरे पास देखो, जहाँ Z मैं लिखने वाला हूँ, जहाँ Z क्या है मेरे पास, एक नियतांक है। चलो साहब लिख दे रहा हूँ मैं, जहाँ Z क्या है मेरे पास, जहाँ Z क्या है, एक नियतांक है। ठीक है भाई, जहाँ Z एक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बस ये नियम यहाँ फाइनल हो जाता है। और चाहे हो तो और बढ़ा के ले सकते हो न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि आगे हम इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे। पर आपने पढ़ रखा विद्युत धारा की परिभाषा, गतिमान आवेश को यार विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ये भी ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है विद्युत धारा का, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो I बराबर Q बाई टी ये परिभाषा होती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा है, वहाँ पे आपने रिपीट करा होगा, याद करा होगा, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो। I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर कितना गया मेरे पास, IT हो गया। कितना हो गया तुम्हारे पास, IT हो गया। अगर T समय में I धारा प्रवाहित हो तो Q बराबर हो जाता है मेरे पास IT। यदि कितने समय में, T सेकेंड में, यानी कि T समय मान लो, चलो सेकेंड छोड़ो, T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो कैपिटल Q लूंगा भाई, कैपिटल Q आवेश क्या हो बेटे, प्रवाहित हो तो, कैपिटल Q आवेश प्रवाहित हो तो ठीक है। यदि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो कितना आवेश, यदि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो Q बराबर, गलत हो गया यहाँ पे, गलत हो गया। यदि T समय में I धारा प्रवाहित हो तो, I धारा प्रवाहित हो तो I में बढ़ा लूंगा कैपिटल। यदि T समय में I धारा प्रवाहित हो तो Q बराबर हो जाता है मेरे पास IT। कितना होता है बेटे मेरे पास, IT। अब Q का मान लगा दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। ये तो समझ में आ रहा होगा, जहां पर Q है वहां मैं ठोक दूंगा W बराबर Z I और T। मेन फॉर्मूला हमारा ये आया। अब मान लो यहाँ पर अगर मेरे पास T बराबर 1 सेकेंड मान लेता हूँ मैं, यदि T बराबर कितना मान लिया मैंने, यदि T बराबर मैंने मान लिया 1 सेकेंड, तथा I बराबर मान लिया मैंने कितना, 1 एम्पियर हो तो, 1 एम्पियर हो तो जरा बेटे मुझे ये बताओ कि W किसके बराबर आ जाएगा, फिर W आ जाएगा Z के बराबर। क्या आएगा मेरे पास, W Z के बराबर आ जाएगा। T बराबर कितना माना है मैंने, 1 सेकेंड माना है, और I बराबर कितना माना है मैंने, 1 एम्पियर माना है। तो यदि T बराबर 1 सेकेंड हो और I बराबर 1 एम्पियर हो तो W बराबर किसके हो जाएगा, Z के हो जाएगा। W किसके बराबर हो जाएगा बेटे, Z के बराबर हो जाएगा। ध्यान देना इस लाइन पे, तो यार W तो Z के बराबर हो जाएगा। हाँ यार W Z के बराबर हो जाएगा। अब परिभाषा क्या बनी, परिभाषा बनी कि भैया किसी बिलियन में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, यानी कि यहाँ पर I बराबर हो जाएगा मेरे पास 1 एम्पियर हो तो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, बिलियन में, काय में, बिलियन में कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो, धारा प्रवाहित हो तो कितने सेकंड में, बिलियन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को, मुक्त प्रवाहित होने पर कर लिया यार, होने पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं।
विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, तुल्यांक कहते हैं। बिलियन में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो, तो ध्यान देना, बिलियन में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। फ्राडे का फर्स्ट लॉ कंप्लीट। फ्राडे का प्रथम नियम हमारा क्या हो गया? फुल एंड फाइनल हो गया। ध्यान देना, पेपर में 1 नंबर में इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा भी आ जाती है कि भाई विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए। 1 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कीजिए, तो क्या होता है? बिलियन में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अब पढ़ने वाले हैं फ्राडे का सेकंड लॉ। ठीक है, यानी कि द्वितीय नियम पढ़ते हैं, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं फिर। चलो आप पढ़ लेते हैं फ्राडे का द्वितीय नियम। समझ में आ रहा ना? घबराओ मत यार, पानी पानी भी आओ, टॉपिक बड़ा लंबा होने वाला है। तो फ्राडे का सेकंड लॉ पढ़ लेते हैं। तो डाल देता हूँ मैं द्वितीय नियम सेकंड लॉ। देखो, द्वितीय नियम को मैं स्पष्ट करूँ तो बड़ा इजी नियम है, पर थोड़ा ध्यान देना है आपको। देखो, सबसे पहले मेरे पास एक सॉल्यूशन ये लूँगा मैं। देखो, किसी भी चीज़ को अगर तुम एग्जाम्पल समझते हो ना, तो यार टॉपिक बड़ा इजी हो जाता। देखो, 1 बिलियन मेरे पास ये है, इसमें भी इलेक्ट्रोड है। 1 बिलियन ये है मेरे पास, इसमें भी क्या है बेटे? इलेक्ट्रोड है। अब दोनों बिलियन में ये बिलियन अलग है, ये बिलियन अलग है। इन दोनों बिलियनों में मुझे धारा प्रवाहित करनी है सेम। इधर 1 एम्पीयर करूँगा तो मैं इधर भी 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करूँगा। दोनों बिलियनों में मैं समान विद्युत धारा प्रवाहित करूँगा। अगर मुझे इधर 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करनी है तो मैं इधर भी क्या करूँगा? 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करूँगा। ये पक्का है, श्योर बिल्कुल। अगर मुझे 1 एम्पीयर धारा यहाँ प्रवाहित करिए मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ भी 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करनी है मुझे। इधर भी मुझे 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करनी है। ध्यान देना, तो समान विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, समान विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। लेकिन पदार्थ कैसे है मेरे पास? अलग है। मान लो ये जिंक सल्फेट का विलयन है और ये मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो बेटे यहाँ कॉपर जमा होगा और यहाँ मेरे पास क्या होगा? जिंक जमा होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ कॉपर जमा होगा, यहाँ जिंक जमा होगा। तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। विभिन्न विद्युत अपभट्टे के जलीय विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। ये नियम है हमारे पास सेकंड लॉ। यानी कि इस नियम के अनुसार ध्यान देना, विद्युत धारा सेम रहेगी, विद्युत धारा सेम रहेगी। बिलियन हमारे पास कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग पदार्थ जमा होंगे और वो अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होंगे। ठीक है नहीं? इस नियम के अनुसार ठीक है भाई, इस नियम के अनुसार, बहुत बढ़िया, इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपभट्टे के, ध्यान देना, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में समान विद्युत धारा, कौन सी? समान विद्युत धारा। ठीक है, समान विद्युत धारा समान समय तक, ठीक है, समान समय तक, समान विद्युत धारा समान समय तक। ठीक है, चलो लिख दिया आप। प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है या तुल्यांकी भारों के बराबर होती है, ये छोटा सा नियम है। ठीक है, इस नियम के अनुसार विभिन्न विद्युत अपभट्टों के जलीय विलयन में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं अपने तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। देखो, अगर मैं लिखूं प्रथम बिलियन के लिए, ठीक है, W1 बराबर Z1Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। द्वितीय बिलियन के लिए या दूसरे बिलियन के लिए बताओ ज़रा, फ्राडे का प्रथम लगाओ, फ्राडे का प्रथम नियम लगाओ। दूसरे बिलियन के लिए कैसे लगाओगे? प्रथम बिलियन के लिए इतना आ गया मेरे पास, दूसरे बिलियन के लिए फ्राडे का प्रथम नियम लगाओ।
तो W2 बराबर हो जाएगा मेरे पास Z2Q। अब बात यहाँ ये आती है कि भाई W1 Z1 आया, W2 Z2 आया, लेकिन Q पे मैंने Q1 Q2 क्यों नहीं लगाया? इस Q पे मैंने Q1 Q2 नहीं लगाया। रीज़न क्या होगा क्यों नहीं लगाया होगा? क्योंकि मेरे पास क्या, समान समय में समान विद्युत धारा, विद्युत धारा कैसी है मेरे पास, समान है। समान समय में समान विद्युत धारा मुझे प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ मेरे पास विद्युत धारा क्या है बेटे, यहाँ मेरे पास विद्युत धारा बिल्कुल सेम है, यानी कि यहाँ नहीं, ये विद्युत धारा कैसी है मेरे पास, बिल्कुल सेम है। देखो समान विद्युत धारा, समान विद्युत धारा मतलब आवेश बिल्कुल कैसा होगा, समान होगा, इसलिए यहाँ पे Q1 Q2 नहीं आया। अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो W1 बटा W2, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। जो Z1 से Z1 क्या होगा मेरे पास, देखो Q से Q कट जाएगा, तो Z1 बटा Z2 आ जाएगा, आ गया। अब आप जानते हो कि W1 बटा W2, ठीक है सर, और Z1 की वैल्यू होती है E1 बटा 96,500, 96,500। अब ये 96,500 क्या आगे देखने वाले हैं, E2 बराबर हो गया 96,500, तो ये और ये दोनों कट गए। अब हमारे पास जो W1 बटा W2 की वैल्यू बची है, W1 बटा W2 की वैल्यू बची है, चलो मैं यहाँ ले दे रहा हूँ इसको इरेज करके, क्योंकि नहीं जगह नहीं बची। तो W1 बटा W2 की मेरे पास वैल्यू बची है, वो बची है E1 बटा E2, और यही है इसके तुल्यांकी भार। यही क्या है, इसके तुल्यांकी भार होते हैं, ठीक है भाई। तो प्रथम विलन के लिए W1 बराबर Z1Q, दूसरे विलन के लिए W2 बराबर Z2Q, और मैंने 1 को 2 से भाग करा, Q से Q कट गया, W1 बटा W2, Z1 बटा Z2। Z1 का मान कितना होता है, E1 बटा 96,500, Z2 का मान E2 बटा 96,500, 96,500 से 96,500 कट गया, तो E1 बटा E2 रह गया। तो कितना गया तुम्हारे पास, W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, और ये क्या फ्राडे का सेकंड लॉ होता है, यानी कि अपने तुल्यांक भारों के समानुपाती यानी कि बराबर होती है। कितना ईजी नियम है। दूसरा नियम भी हमारा पूरा फाइनल हो गया, ध्यान देना। तो भाई विद्युत अपवर्तनीय सेल और विद्युत अपवर्तन संबंधी फ्राडे के नियम दोनों के दोनों हमारे कैसे हो गए, फाइनल हो गए। अब पढ़ लेते हैं गैल्वेनी सेल। क्या पढ़ते हैं अब, गैल्वेनी सेल, इसका डुप्लीकेट, इसका अपोजिट, ठीक है नहीं। कौन सा सेल, गैल्वेनी सेल, ध्यान देना। चलो साहब मैं डाल देता हूँ हेडिंग, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, गैल्वेनी सेल क्या है। पहले क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन थर्ड आ गया मेरे पास। ये गैल्वेनी सेल होता क्या है, गैल्वेनी सेल होता क्या है, गैल्वेनी सेल क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है भाई। गैल्वेनी सेल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, पेपर में आता है, मोस्ट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान देना। तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग गैल्वेनी सेल, पढ़ा होगा आपने कभी, गैल्वेनी सेल, ठीक है भाई। इसका एक दूसरा नाम होता है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, या एक नाम और होता है, या बोलते हैं इसको वोल्टीय सेल। क्या बोलते हैं इसको हम, वोल्टीय सेल। तो छोड़ो, दो ही नाम दो, दो ही नाम बहुत बड़े, ठीक है। नहीं तो कई नाम आते हैं, एक चीज़ के कई नाम होते हैं। तो गैल्वेनी सेल या विद्युत रासायनिक सेल, जितनी भी बैटरी आती हैं, एवरेडी के सेल, निप्पो के सेल, घड़ी वाले सेल, सब ने देख रखे हैं। जितनी भी बैटरी आती हैं वो सबके साथ क्या होते हैं, गैल्वेनी सेल होते हैं, समझ में आया। तो बैटरी के भीतर कौन सी ऊर्जा होती है, बैटरी के भीतर कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। जब आप उस बैटरी से कोई बल्ब जोड़ देते हो तो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आपने बैटरी चार्ज करी, छोड़ दिया, हटाओ, प्लग हटा दो, अब उस बैटरी से अपना मोबाइल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उस बैटरी से अपना मोबाइल आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। यानी कि बैटरी के भीतर जो रासायनिक ऊर्जा है वो धीरे धीरे तारों में विद्युत ऊर्जा के रूप में खत्म होती रहती है। तो गैल्वेनी सेल एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, बिल्कुल विद्युत अपवर्तनीय सेल का उल्टा, ठीक है नहीं। तो यह एक ऐसा सेल है, क्या यह एक ऐसा सेल है, यह एक ऐसा सेल है, यह एक ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, काय में, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यानी कि शॉर्ट लिख दो कि यार रासायनिक ऊर्जा, लो भाई ये रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा चेंज टू विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। यार ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कितने इजी टॉपिक हैं, याद करो इन टॉपिकों को सही करके। ये केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो सुबह को सफा है, वही वाला हिसाब को सेम टू सेम पढ़ते रहना, रिपीट करते रहना बार बार,
है नहीं है। तो रासायनिक ऊर्जा चेंज टू विद्युत ऊर्जा। अब देखो इसमें चिन्ह बदल जाते हैं, इसमें चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। विद्युत अपवर्तनीय सेल में चिन्ह बदलते नहीं है, एनोड पे प्लस कैथोड पे माइनस, लेकिन यहाँ क्या होते हैं भाई, ये एनोड पे हो जाता है माइनस और कैथोड पे हो जाता है प्लस। इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान देना है कि एनोड पे माइनस होता है, कैथोड पे प्लस हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो एनोड होता है इसका वो होता है एनोड, हो जाता है इस समय ऋण ध्रुव, क्या होता है, ऋण ध्रुव यानी कि माइनस, तथा कैथोड क्या होता है आपका, धन ध्रुव, कैथोड धन ध्रुव, ठीक है, कैथोड धन ध्रुव होता है, ठीक है। हो गया भाई गैल्वेनिक सेल। अच्छा ये बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो डाल देता हूँ मैं हेडिंग गैल्वेनिक सेल के प्रकार, गैल्वेनिक सेल के प्रकार, गैल्वेनिक सेल के प्रकार। तो भाई गैल्वेनिक सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है भाई सर दो प्रकार का होता है, मुझे ज़रा बताओ कौन कौन सा, रुका नहीं जा रहा, दो प्रकार का होता है गैल्वेनिक सेल, दो प्रकार का होता है सर। अच्छा कौन कौन सा होता है भाई, दो प्रकार का होता है, पर होता कौन कौन सा, एक होता है प्राथमिक सेल, कौन सा होता है बेटे, प्राथमिक सेल, जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हो। अच्छा ज़रा बताओ मुझे एक दो एग्जाम्पल, ऐसे सेल जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हो उनको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। तो कौन से वो सेल हैं जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हो, आप बोलोगे निप्पो का सेल, एब्रेडी का सेल, तो ये कंपनी के नाम होते हैं यार, उनको बोला जाता है ड्राई सेल, क्या बोलते हैं इनको, शुष्क सेल। तो मैं लिखने वाला हूँ ऐसे सेल जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते हो, लिख दो परिभाषा, ऐसे सेल, ऐसे सेल जिन्हें बार बार, जिन्हें बार बार, हजार बार, जिन्हें बार बार चार्ज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ध्यान देना प्राथमिक सेल कहलाते हैं, है ना। चलो ये आपने उतार लिया होगा, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको उतार लेना ठीक से। इसको मैं कर देता हूँ इरेज, चलो साहब इसको मैंने इरेज कर लिया। अच्छा बेटा ज़रा मुझे ये बताओ, कहलाते हैं, मैं बिल्कुल सीधा लिख दे रहा हूँ, कहलाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताओ ज़रा मुझे, एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल लो साहब, चलो हाँ भैया लो देखो एग्जाम्पल, देखो सबसे पहला था शुष्क सेल, शुष्क सेल, ये सेल सबने देखे हैं, बहुत बढ़िया, है ना, निप्पो का, एब्रेडी का, सब। मरकरी सेल, अरे यार ये चीज़ तो नहीं आ गई, ये कौन सा सेल होता है सर, हैं ये सेल कौन सा होता है, मरकरी सेल। अबे ये घड़ी वाले सेल होते हैं, गोल गोल जो है छोटे छोटे, वो सब मरकरी सेल होते हैं। लेक्लांस सेल, लेक्लांस से, कितना खतरनाक नाम है, लेक्लांस सेल, लेक्लांस सेल, ये कौन सा सेल है सर, अजीब सेल है, आदि कर दे दिया आदि। तो शुष्क सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, लेक्लांस सेल हो गया, आदि कर दिया मैंने उसको, ठीक है नहीं। तो बहुत सारे सेल होते हैं, बस बहुत है इतना ही। अब आ गया हमारा द्वितीयक सेल, सेकंड नंबर आ गया इसका, द्वितीयक सेल आ गया मेरा, ठीक है। तो यार ये द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल पेपर में आता, देखो इतना छोटा क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता कभी कभी। ऐसे सेल जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं, जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं या जिनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे बैटरिया, अपनी मोबाइल की बैटरिया, बैटरा, सबको हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे सेल जिन्हें हम बार बार चार्ज, ऐसे सेल जिन्हें बार बार, जिन्हें बार बार चार्ज, ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्या कहलाता है हमारे भाई, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं, ध्यान देना, ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हमारे पास ले लो भैया, बैटरिया, क्या ले लोगे आप, बैटरिया यानी कि बैटरी। बैटरी एक ऐसा सेल है जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हो, समझ में आया। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल जिन्हें आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते, प्राथमिक सेल कहलाता है, और जिन्हें आप बार बार चार्ज कर सकते हो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक सेल यानी कि बैटरी, ठीक है। चलो साहब ये प्रकार पूरा हो गया। अब पढ़ लेते हैं गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि। एक चीज़ बताऊँ तुम्हें मैं, प्राथमिक सेल में एक डेनियल सेल उड़ाया जाता है, प्राथमिक सेल में
एक डेनियल सेल और आया था, डेनियल सेल आदि। और डेनियल सेल का चित्र बताऊं तो मैं कहाँ देखने मिलेगा, जो आपकी एनसीईआरटी वाली बुक है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उस बुक के ठीक लास्ट यानी कि जो उसका पंठा आता है, लास्ट पेज आता है उसका, उस पर चित्र बना हुआ होगा आपका, ठीक है नहीं, बुक की लास्ट में चित्र बना हुआ होता है गैल्वेनी सेल का। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद पढ़ लेते हैं गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि। चलो साहब देखो फिर क्रियाविधि देख लेते हैं गैल्वेनी सेल की, कि गैल्वेनी सेल किस तरह से काम करता। तो क्रियाविधि पढ़ने से पहले डाल देता हूँ मैं हेडिंग गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि, गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि। और गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि पढ़ने से पहले हमें डेनियल सेल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि डेनियल सेल पर आधारित है। ये लाइन हमें लिखनी पड़ेगी। तो पहले मैं बनाऊँ एक शेल, देखो ध्यान से जरा ध्यान देना भाई। अगर ये आपने सेल बनाना सीख गए आप तो समझ जाना, अगर आपने ये चित्र बना लिया तो समझ लेना कि भाई हमने इस सेल की क्रियाविधि सीख ली, ठीक है, क्योंकि इस सेल की क्रियाविधि इस चित्र पर आधारित है पूरी की पूरी। तो इधर देखो मैंने एक छड़ ये लगाई है, एक इलेक्ट्रोड मैंने ये लगाया है, ठीक है, और इधर ही मैंने एक इलेक्ट्रोड ये लगाया है, ठीक है भाई। एक इलेक्ट्रोड मैंने इधर लगा दिया, ये मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया है ना। तो एक इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ लगा दिया है, ये वाला, चलो साहब एक इलेक्ट्रोड मैंने ये लगा दिया, और मैंने एक इलेक्ट्रोड ये लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड हो गए। बताऊंगा तुम्हें अभी क्या क्या चीज़ें हैं ये वाली। और फिर आपको लगा देना है एक लवण सेतु, बेटा इसका नाम होता है लवण सेतु। क्या नाम है इसका? लवण सेतु, ठीक है। ये मैंने लवण सेतु लगा दिया। यहाँ पे एक कॉटन का प्लग लगा होता है, इसको बोलते हैं कॉटन का प्लग, ठीक है। और इसके अंदर भरा होता है हमारा बहुत बढ़िया चीज़, शानदार चीज़, पर उसको हम लोग खा पी नहीं सकते हैं। बताओ क्या नाम होगा इसका, जिसके अंदर भरा हुआ है ये मटेरियल? इसका नाम होता है KCl। क्या नाम है बेटा इसका? इसके अंदर जो भरा हुआ है वो भरा हुआ है KCl, ठीक है। यहाँ से आता है मेरे पास Cl माइनस आयन, और यहाँ से आता है मेरे पास K प्लस आयन, ठीक है। बाद में बताऊँगा क्या रीज़न होता है इसका, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरे पास ये मेरे पास हो गया विलयन, ऐसे इधर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोड तभी बनेगा जब उसको आप किसी विलयन में डुबाओगे। तो मेरे पास ये बन गया भैया विलयन, ठीक है। तो ये है मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड, ये जो है ना बेटा ये है जिंक इलेक्ट्रोड, इसका नाम है जिंक इलेक्ट्रोड। देखो अगर चित्र बना लिया तो थ्योरी आप खुद लिख लोगे। और ये है मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड, ये क्या है मेरे पास? कॉपर यानी कि Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये है मेरे पास जिंक इलेक्ट्रोड, बेटा ये है मेरे पास कॉपर इलेक्ट्रोड। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, दिस इज ए जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। ये है जिंक सल्फेट का विलयन, और यह है बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। और हमें दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ देना है एक तार से, काय से? एक तार से। और यहाँ लगा देना है हमें एक वोल्टेज, वोल्ट मीटर, ये होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये लगा दिया मैंने एक वोल्ट मीटर, ये जोड़ दिया मैंने एक वोल्ट मीटर, ठीक है नहीं, जो कि हमें ये बताएगा कि धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है। अगर धारा प्रवाहित होगी तो सुई अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली जो सुई है पॉइंटर है ये अप डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है इधर को, ये है इलेक्ट्रॉन, और विद्युत धारा जाती है इधर को, ये है विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो इधर जो मेरे पास साइन होता है बेटे वो आता है माइनस, और इधर जो साइन होता है मेरे पास वो आता है प्लस। क्योंकि भैया मैंने बोल दिया पहले कि गैल्वेनी सेल में एनोड पर होता है माइनस और कैथोड पर हो जाता है प्लस, ठीक है नहीं। अब क्यों हुआ माइनस प्लस वो भी देख लेते हैं, इस चीज़ को भी हम एक बार। फिलहाल तो यह है कि भाई हम गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, और याद कर लोगे गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि डेनियल सेल पर आधारित है। पहली लाइन लिखने वाला हूँ यह वाली, ठीक है, कि गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि किसकी? गैल्वेनी
सेल की क्रियाविधि, गैल्वेनी सेल की क्रियाविधि डेनियल सेल पर आधारित है। काय पर? डेनियल सेल पर आधारित है। ठीक है, गैल्वेनी सेल के डेनियल सेल पर आधारित है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखते हैं। ध्यान देना, देखो कितनी ईजी लैंग्वेज लिखवाऊंगा मैं। जिंक इलेक्ट्रोड को, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज है, जिंक इलेक्ट्रोड को, ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में, जिंक सल्फेट के विलयन में, ठीक है सर, तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखते हैं, रख दिया। यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में तथा कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाकर रखते हैं। इस प्रकार देखो मेरे पास एक अर्ध सेल कौन सा वाला बन गया बेटे? एक अर्ध सेल मेरे पास हो गया जिंक वाई जिंक सल्फेट, ठीक है, और दूसरा अर्ध सेल मेरे पास हो गया कॉपर वाई कॉपर सल्फेट। अब दोनों को देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों अर्ध सेलों को, तो आधा सेल ये हो गया, और इन दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने का काम कौन करता है? लवण सेतु करता है। कौन करता है? लवण सेतु करता है। तो लवण सेतु, कौन सा सेतु? लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर, दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल बनाता है। बहुत बढ़िया। लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़कर एक पूर्ण सेल बनाता है। अब जब देखो, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ध्यान देना, जब दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। देखो ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से किधर को होता है? कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है। बहुत बढ़िया, की ओर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर ऑक्सीकरण, क्योंकि मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होता है, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, कैथोड पे अपचयन होता है, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ग्रहण होते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं और यहाँ पहुँच गए। यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा? नोक लगाऊंगा, एक ऐसा करके नोक बन जाएगी ये। ठीक है, अब क्यों नोक बनी वो भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये नोक क्यों बनी वो भी हम चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो मेरे पास ये चिपका क्या चीज़ है, ये भी हम एक बार चेक कर ले रहे हैं चीज़ को भी। ठीक है, तो फिलहाल तो होता। अब देखो एनोड पर ध्यान देना, देखो जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है बेटे? ऑक्सीकरण होता है। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एनोड कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। इस फॉर्म में Zn चेंज टू Zn2+,
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आगा देखो, यानी कि जो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, तो इस जिंक इलेक्ट्रोड का जो जिंक परमाणु होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Zn2+ आयन के रूप में आ जाता है। अब ये Zn2+ आयन तो मेरे पास आ जाते हैं बिलियन में, कहाँ गए बिलियन में, और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ये धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाते हैं हमारे पास स्टार के सारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँच जाते हैं। ध्यान देना, जिंक इलेक्ट्रोड का जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के Zn2+ आयन के रूप में आ जाता। अब Zn2+ जो होता है वो बिलियन में आ जाता है, और क्या बच गया मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन, वो तार के सारे कहाँ पहुँचते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पे पहुँच जाते हैं। ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ये कॉपर इलेक्ट्रोड पर आ गए। अब Zn2+ तो हमारा बिलियन में आ गया। ध्यान देना, Zn2+ कहाँ गया हमारे पास, क्रिया विधि पे ध्यान दो, Zn2+ आयन कहाँ गया बिलियन में आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन इस जिंक इलेक्ट्रोड से निकल के कहाँ पहुँच गए कॉपर इलेक्ट्रोड पे पहुँच गए। अब लगातार जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये छड़ धीरे धीरे पतली होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे पतली होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए मैंने इसको शो करा पतलेपन से कि भाई यहाँ से जिंक परमाणु लगातार Zn2+ आयन के रूप में बिलियन में आते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन तार के सारे कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं। अब देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, क्या होता है बेटे, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये आयनों में टूट जाता है, इस पर आता है कॉपर 2+ और SO4 पर आता है 2-, टूट गया, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये भूखे पड़े हैं, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या कम है, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो बिलियन के कॉपर 2+ होते हैं, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए इस छड़ के निकट पहुंच जाते हैं। अब इनके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे ही देखते हैं यार 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कॉपर 2+ यहाँ खट से चिपक जाता है, और लगातार इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं और यहाँ चिपकते रहते हैं और छड़ धीरे धीरे मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है नहीं, तो कॉपर 2+ ने क्या काम करा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और क्या बना दिया बेटा, ये कॉपर बन गया, और ये यहाँ पे कॉपर यहाँ चिपकना स्टार्ट हो गया। तो आधी अभिक्रिया ये है, और दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर, दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़कर एक पूर्ण अभिक्रिया बनाते हैं, जोड़ दें। जोड़ने का मतलब यह है कि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये बराबर के इधर हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बराबर के इधर हैं। जब इधर लेके जाओगे तो पहुंच जाएंगे माइनस में, तो प्लस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन से कट गए हमारे, तो हमारा रह गया लेफ्ट साइड टू लेफ्ट साइड जोड़ दिया मैंने, और राइट साइड टू राइट साइड जोड़ दिया मैंने, यानी कि Zn+Cu2+ और Zn2+ Cu। ठीक है, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो मेरे पास ये क्या है, एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। ये क्या बेटे, मेरे पास एक पूर्ण सेल अभिक्रिया, ये कार्यविधि इसकी पूरी हो गई। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं फिर गैल्वेनिक सेल में इस लवण सेतु का क्या काम है और गैल्वेनिक सेल को आप कैसे डोनेट करते हो।